अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। कहेंगे नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की तमाम तर नजरें इस वक्त लंदन की तरफ है, जहां पे मुस्लिम लीग नून के बड़े सर जोड़कर बैठे हुए हैं। मेरे कायद और मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम भी इस वक्त लंदन यात्रा के ऊपर हैं और सोचा जा रहा है कि मुल्क की मईशत को किस तरह ठीक किया जाए, जहां पे डॉलर अब 192 रुपए पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी बुलंद तरीन सतह पर देखा जा रहा है। वहीं पे स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी बरकरार है। समझ नहीं आ रही कि आने वाले हफ्तों में आखिर पाकिस्तान को डॉलर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। IMF ये कहता है कि तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, लेकिन ये कड़वा घूंट कौन पिएगा? मुस्लिम लीग नून की मुलाकात के बाद आखिर क्या मंजरनामा बनेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने भी एक इंटरव्यू दिया है BBC को और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती से पहले भी इंतखाबात मुनक्किद किए जा सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी 3-4 महीने बाकी हैं, हमने पहले कानून साजी करनी है, इलेक्शन लॉज को तब्दील करना है, उसके बाद इलेक्शन के बारे में सोचा जा सकता है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कौमी असम्बली के मुनरिफ अराकीन थे उनके खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिया और वो डी-सीट होने से बच गए। फवाद चौधरी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम रेफरेंस लेकर आएंगे। इसके साथ साथ सिंध से ताल्लुक रखने वाले इलेक्शन कमीशन के जो रुकन है निसार दुरानी साहब, उनके खिलाफ भी रेफरेंस लाने का फैसला कर लिया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन इतना मुतनाज़ा हो चुका है तो ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले इंतखाबात आखिर किस तरह करवाएगा? इन तमाम मामला पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानी सियासत में अब इलेक्शंस की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब फरमाते हैं जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाओ, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कह दिया कि हो सकता है कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती एक नया वजीर आजम करे और उससे पहले इंतखाबात हो जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि 3 से 4 महीने अभी लग सकते हैं, लेकिन इंतखाबात मुमकिन भी हैं, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। इन तमाम मामला पर बात करेंगे। हमारे पैनल में आज मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास चलेंगे। चौधरी साहब, इंतखाबात के बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह रहे हैं कि इंतखाबात मुमकिन है, जल्दी हो जाए। क्या थॉट प्रोसेस है सर? लंदन से क्या खबरें आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब जी। लंदन से इंशाल्लाह खबरें खैर की आएंगी और अच्छी खबरें आएंगी पाकिस्तान के लिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है उसमें इंशाल्लाह आपको बेहतरी नज़र आएगी। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो असम्बली की इस वक्त मुद्दत रह गई है वो कोई इतनी ज़्यादा है भी नहीं, पूरी हो तब भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और आखिरी साल वैसे भी इलेक्शन का ही कहा जाता है। जो असम्बली की टर्म होती है 5 साल, उसमें 4 साल के बाद कोई भी गवर्नमेंट हो तो यही कहा जाता है जनाब ये तो अब 1 साल जो है ये इलेक्शन का ही साल है। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन का साल जो है वो शुरू हो चुका है। बाकी इलेक्शन कमीशन की दूसरे नंबर पर मैं ये नुकता आपके सामने रखूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी कुछ लिमिटेशन का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस टर्म से पहले हम इलेक्शन नहीं करा सकते इतनी मुद्दत से, उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। और तीसरा जो सवाल है वो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये पूछता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जनाब कोई ज़बरदस्ती आप पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना चाहते हैं कि जिसके लिए आप फितना फसाद या खून खराबे की हद तक गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, और माशरे के अंदर जो है वो आपने एक इतनी ज़्यादा नफरत और डिवाइड पैदा कर दी है अपनी तकरीरों के ज़रिए और अपने सख्त तरीन अल्फाज के ज़रिए। ये बात मैंने इसलिए की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज अगर इक़्तिदार में है तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ या PDM की जमातें बाकी भी जो उसमें शामिल हैं, तो इन्होंने कोई ना तो गैर आइनी काम किया है, ना गैर पार्लिमानी काम किया है, ना गैर जमहूरी काम किया है। कोई जमहूरियत पर शब खून नहीं मारा। कोई इमरान खान साहब या PTI कोई इल्हामी तौर पर लिखवा के नहीं लाई थी कि 5 साल आपने पूरे करने ही करने और 5 साल पहले आपकी गवर्नमेंट गई तो बाकी जो लोग होंगे उन पर आप गद्दारी के फतवे लगाना शुरू कर देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, 4 जमातें आपके साथ आईं तो आपने गवर्नमेंट ली, वो 4 जमातें हमारे साथ आईं तो हमारी गवर्नमेंट बन गई। तो इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई है जनाब कि आपने वो अल्फाज और वो जो मैं कहूँगा कि एक सियासत से ज़्यादा एक फसाद की शक्ल इस वक्त मुल्क में बर्पा करने की कोशिश की जा रही है,
ये ऐसी कौन सी बात है कि मैं डॉक्टर साहब मैं उनसे तो ये सवाल करता हूं, लेकिन अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो आपकी पार्टी में पैनिक नजर आ रही है इस वक्त। यहां से फ्लाइट भर के तमाम वुज़रा हैं, मतलब सीनियर वुज़रा उसके अंदर शामिल हैं, वो सारे लंदन पहुंचते हैं और उसके बाद ये चीजें डिस्कस होना शुरू होती हैं। डॉलर आप जानते हैं 191 192 तक पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट की सिचुएशन आपके सामने है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा कि ये जो टेक ओवर करने का फैसला था बिलाखिर ये गलत फैसला था? देखिए, अगर कोई ये समझता है या अगर हम ये समझते थे या समझते हैं कि 1 महीनों के अंदर जो है वो सारे मसाइल जो पिछले 3.5 साल में आवाम पे लादे गए वो हल हो जाएंगे, तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है। अभी तो कुछ 30 दिन हुए हैं गवर्नमेंट बने हुए, और डॉलर जो है वो पिछले 3.5 साल में 104 से जनाब क्या 185 पे नहीं आया, 80 रुपये महंगा हुआ है। तो हमारे इस दौर में अगर 4 रुपये महंगा हो गया है तो मुल्क में कौन सा इनकलाब आ गया है? ये भी ठीक होगा इंशाल्लाह, इसको भी कंट्रोल करेंगे और करके दिखाएंगे आपको, पहली बात। दूसरी बात ये है जी कि ये जो आपने कहा मुआशी सूरत हाल का और स्टॉक मार्केट का आपने जो थोड़ा हवाला दिया, मैंने जो अपनी पहली गुफ्तगू की फितना और फसाद वाली, मुल्क के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो उस वक्त तक ये सारी चीजें जो है ठीक करना कम से कम वक्त में मुश्किल होता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब फिर यही बात और गम में डॉक्टर साहब, लेकिन फिर यही बात जब आप लोग एहतजाज किया करते थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे और कराची, लाहौर, गुजरांवाला, कोयटा, इन तमाम जगहों पे जलसे करते थे, तो फिर यही सब कुछ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी होना चाहिए ना, जो जिस पे आप इस वक्त एतराज कर रहे हैं कि जी पीटीआई सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं आप। अगर हमने अपने एहतजाज में ये कहा हो कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है, इमरान खान गद्दार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सारे गद्दार हैं, और यही मंत्रा 3.5 साल हम पूरी कौम के सामने लेके फिरते रहे हों कि ये जनाब बैरूनी साजिश हुई है, ये बातें कोई भी पॉलिटिकल बंदा उस वक्त करता है जब उसके पास कोई सियासी दलाइल नहीं रहते। अच्छा, उसके बाद वो मजहब कार्ड खेलता है, कुफर के फतवे बांटता है या गद्दारी के फतवे बांटता है। मजहब काम इमरान खान साहब कर रहे हैं। मजहब कार्ड वैसे आपके पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान भी खेला करते थे इमरान खान साहब के खिलाफ। नहीं, देखें, वो मैं समझ गया वो आप जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता कि वो क्या इमरान खान साहब के बारे में कहते थे। हाँ। लेकिन वो किसी एक जगह के ऊपर, किसी एक जलसे में या किसी एक तकरीर में एक लफ्ज जो उनके लिए वो कहते थे या मंसूब था, मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुसलसल हर जलसे, हर तकरीर में बाकायदा एक कैंपेन करके किसी के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करें, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में करती रही है, या आप ये कहें कि ये साजिश है, मुल्क जो है वो जनाब उसके खिलाफ साजिश हो गई है और ये सारे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब पूरी कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनकी इस बात से इत्तफाक सिर्फ उनका, मैं आखिरी बात कर लूँ, उनका फैन क्लब ही कर रहा है, जिन्होंने अपने दिमाग बंद कर लिए हैं। हाँ। बंद करने से मुराद ये है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मार्च में जनाब मुझे पता चला और अमेरिका ने साजिश की, वही इमरान खान साहब अभी 4 दिन पहले ये कह रहे हैं कि मुझे तो पिछले साल जुलाई से पता था, जुलाई 2021 से मुझे पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की साजिश मुकम्मल जो है वो अपना अपोजिशन जो है वो कर रही है और मेरे खिलाफ तरीके एतमाद लेके आ रही है। ठीक है, तो फिर अमेरिकन साजिश का कहां से बीच में जिक्र था? मैं ये सवाल, वो साजिश तो आप मरासला तो आपका जो है वो 7 मार्च का है, लेकिन ये बात सुनने मानने के लिए वो लोग जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो तैयार ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात बाकी सारी कौम को पता है। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। हलीम आदिल शेख साहब, झूठ है। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब, ये जो भी गुफ्तगू हो रही है इसका तो आप चले जवाब दीजिएगा ही, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कल जेलम के अंदर जो जलसा हुआ है उसमें डायरेक्ट इशारा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब और फौज की जानिब उन्होंने किया। मेरे ख्याल में आपको मैं गुफ्तगू पहले सुना दूं फवाद चौधरी साहब ने कल क्या कहा है जलसे में, फिर आपसे सवाल करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, उनके अलक़ाबात क्या थे, उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा है। ये हलीम आदिल शेख साहब, आखिर आप अगला इलेक्शन जो है वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट से करवाना चाह रहे हैं? आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर मुदाखलत करे, आके अपना रोल अदा करे, आखिर इस किस्म की बातें क्यों की जा रही हैं? देखिए जी, पहले मैं समझता हूं कि पहेलियों के अंदर आज से 3 रोज कबल जब मियांवाली के अंदर
मीर जाफर की बात आई तो एक हंगामा खड़ा हो गया कि जी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इशारों में ये है, पहेली खुद ही बूझी, खुद ही पहेली का सवाल बनाया। अब भी फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन मुझे बताइए ये नवाज शरीफ ने डायरेक्ट जनरल बाजवा का नाम लिया कि नहीं लिया? परवेज रशीद ने इदारों पे हमला किया कि नहीं किया? अयाज सादिक ने टांगने की बात की कि नहीं की? मरियम नवाज ने जल फैज की बात की कि नहीं की? आज जरदारी ने, जोकर ने, आज उसने कहा कि नहीं? एक देख, सब हमारे जर्नैल है, ये हमारी फौज है, इसके ऊपर बात नहीं करता। डायरेक्ट अटैक जो ये लोग करते हैं नाम लेके। वो हलीम साहब, वो सवाल तो मैं उनसे करूंगा ना हलीम साहब, वो तो मैं उनसे करूंगा, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना सर। मैं हलीम साहब नहीं, सुने ना सर, ये सवाल का जवाब इसलिए नहीं बनता, ये सवाल का जवाब इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसका जवाब वो देंगे, लेकिन आपकी जानिब से, आपकी लीडरशिप की जानिब से जो बात कही जा रही है वो तो एक डायरेक्ट कहा जा रही है आप इंटरवेंशन करें, आप आए, आप ये न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप एक जगह इमरान खान साहब कहते हैं जनाब न्यूट्रल तो जानवर होता है, उसके बाद आप कहते हैं जी चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता। वो अपने सवालों के जवाब तो वो देंगे ना, आप पहले इसका तो जवाब दीजिए। इसका जवाब ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में बनी हुई है कि फैसले पाकिस्तान के हो रहे हैं इंग्लिस्तान में। ठीक है, फैसले पाकिस्तान के मिस्टर क्राइम मिनिस्टर और उनकी क्रिमिनल कैबिनेट जाकर लंदन में एक वो शख्स जो एब्सकॉन्डर है, जो सजा याफ्ता है, जो मुजरिम है, वो पाकिस्तान की कैबिनेट को वहां बुलाता है। और आपके चैनल बता रहे हैं जी एक गुमनाम जगह के ऊपर इजलास हुआ है। क्या डोनाल्ड ब्लू वहां बैठा हुआ था? वहां कौन बैठा हुआ था? अमेरिकन CIA थी? कौन था? ये ब्रिटिश की जो एजेंसी है वो थी? कौन था? ऐसी खुफिया जगह पर जाकर जब ये सुबह जवाब पूरा दे रहा हूं, मेरी सुनी, जैसे आपने चौधरी साहब को सुना, मुझे भी सुन लीजिए। बात यह कि जब मुल्क में सूरत हाल ये आ जाए, मुल्क में एक साजिश के तहत एक हुकूमत को टॉपल किया जाए और वो साजिश के वो किरदार जो कि अमेरिका के चलते हो, वो तमाम किरदार जिनको साइफर में जिक्र आया हो, जिनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जिक्र आया हो, तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क के इदारे इस मुल्क के दिफा के लिए हैं। जब गद्दारों के हाथ में मुल्क की कमान चली जाए तो इदारों को आना पड़ेगा, गद्दारों से बचाने के लिए इदारों को आएगा, मीडिया को भी आना पड़ेगा, फौज को भी आना पड़ेगा, जुडिशरी को भी आना पड़ेगा। अवाम तो आ चुकी है। गद्दार जो हमें कहेगा वो खुद भी गद्दार है, उसका बाप भी गद्दार है। ये बकवास सुनने के लिए हम नहीं बैठे कि आप हमें गद्दार कहेंगे और हम चुप हो जाएंगे। नहीं, तुम बकवास कर रहे हो, हमारे बीच में नहीं बोल रहे। और गद्दार जो हमें कहेंगे हम उसको भी कहेंगे, उसके बाप को भी कहेंगे। तुम लोगों ने जो जाके वहाँ पे हथियार डाले थे वो पता नहीं है तुम लोगों को? मेरी बात सुनिए प्लीज। आप बात करते हैं यहाँ पे आके गद्दार गद्दार गद्दार, मेरी आप कोई तरीका नहीं है। ये प्रोग्राम करना है तो तमीज से करें और अपनी। अच्छा, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, समझ आइए आपको। मैं आप दोनों से मेरी हलीम साहब मेरी आप मसूद साहब ये कोई तरीका नहीं सर, मैं दोनों से रिक्वेस्ट, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। गद्दार ये खुद होंगे सर, आप बाप गद्दार होंगे, मैं बिल्कुल कहूंगा नहीं सर, नहीं, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप हलीम साहब मेरी बात सुने, बोले मैं बोला इसके बीच में नहीं। हलीम साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर अपनी बात कीजिए। आप हमें कहेंगे गद्दार तो मैं बिल्कुल कहूंगा, आपको भी कहूंगा, आपके साथ नस्लों को कहूंगा। हम बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सर, इस तरह पॉलिटिकल डिबेट किस तरह आगे चलेगी सर? जुलाई से पता है कौन सी साजिश आ गई है? चूंकि मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। हलीम साहब जी, हलीम साहब मेरी एक मिनट इल्तिजा सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। समझाएं, पहले उसको समझाएं जरा। नहीं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, मैं दोनों से मुखातिब हूं, मैं आप सुन लीजिए। आजकल ये एनालिस्ट भी वो होता है जो हमारे माशाल्लाह जितना होता है, एनालिस्ट भी वो होता है, एंकर भी वो होता है, मेहमान भी वो होता है। अब दोनों बात वो बीच में आए, दोनों से बात कीजिए, दोनों को समझाएं। सर, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, मैं दोनों से मुखातिब हूं सर, मैं कह रहा हूं मैं दोनों से मुखातिब हूं। उसको नहीं कह रहे सर, मैं दोनों से मुखातिब हूं हलीम साहब, मैं दोनों से मुखातिब हूं। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये गद्दारी के फतवे और ये सारी चीजें, इस तरह पॉलिटिक्स नहीं आगे चलेगी। आप एक दूसरे के ऊपर मत लगाइए, दोनों मत लगाइए एक दूसरे के ऊपर, हम इसके अलावा पॉलिटिकल डिस्कशन करें। एक दो इस तरह तो फिर कल को कुफर के फतवे भी लगना शुरू हो जाएंगे। किस तरह पॉलिटिकल डिबेट आगे बढ़ेगी? फतवे FIR कटवा दी,
वो खुद ही नून लीग के वाले लोग पकड़े गए, इन्होंने हमें ब्लास्फेमी में मुलविस करने की कोशिश की। अभी कह रहे थे हम इस्लाम में। जी हलीम साहब वो गलत था। यार ये आवाज ठीक करें, मुझे आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैं कह रहा इन्होंने लगवाए कुफर के फतवे, जी ब्लास्फेमी के फतवे, इन्होंने हमें सब कुछ कहा। हम तो वो बता रहे हैं जो फैक्ट है, जो साइफर कहता है, जो कि सूरत हाल सामने है, जिसमें डोनाल्ड डू का किरदार है, जिसमें अमेरिका का किरदार है, जिसमें बाहर वालों का किरदार है। आज मोदी का इंडिया का करें कि जी भारत से इन्होंने बिजनेस खोल दिया है, हालात हमारे अच्छे हैं, भारत ने पानी बंद कर दिया है। ये सारी सूरत हाल तो हम क्या कहें? हमारा मुल्क जा कहाँ रहा है साहब? हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? हम क्या कहें? जब तक ठीक था, अचानक भारत खुश। चले मैं सर मुझे सर इजाजत दीजिए, मैं मुनीफ फारूक साहब से इस पे तज्जिया लेता हूं। मुनीफ फारूक साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी है, अब ऑब्वियसली हम लोग इस वक्त, आपने डिबेट तो सुन ही ली है, आप खुद भी माशाल्लाह प्रोग्राम एंकर करते हैं। नाउ वी आर इन दैट स्टेज के मतलब बात जो है वो गद्दारी के ऊपर जो आ चुकी है कि जी तुम गद्दार और फलां गद्दार, और बात इलेक्शंस की हो रही है। अगर इलेक्शंस जल्दी हो जाएं जिस तरह इमरान खान साहब की डिमांड है, क्या ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी आपके ख्याल में मुनीफ साहब? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। पहले तो माजरत में थोड़ा सा लेट हो गया आपको ज्वाइन करने में। देखिए, गुजारिश ये है कि जितनी डिवीजन अभी, जैसे दोनों मौजूद शख्सियात मौजूद हैं, तारिक फजल चौधरी साहब भी और अली इबादत शेख साहब भी, मैं तो इस बात से रोज हैरानी में इजाफा हो रहा है कि जितनी बेटर डिवीजन इस वक्त हो चुकी है और जिस कदर दूर हम निकल गए हैं इस सियासी इख्तलाफ में, ये खुदा न खास्ता ये किसी साने का सबब बन सकता है, और सियासी साने होते हैं, हमारे मुल्क में भी हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस वक्त लड़ाई है तो वो ये है कि इमरान खान साहब को लगता है कि उनकी हुकूमत को बाकायदा एक साजिश के जरिए बाहर निकाला गया, और उसमें साजिश में फिर लोकल कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। हकायक जो इस वक्त सामने है मुल्क में, अगर इन तमाम सियासी जमातों को जो इस वक्त हुकूमत में है, इनको अगर साइड पे भी कर दिया जाए तो हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मुल्क की एक बहुत मजबूत फौज है, एक बड़ी एफिशिएंट फौज है, एक बड़ी एफिशिएंट इंटेलिजेंस प्रीमियर एजेंसी है। ये तमाम ऑपरेटर्स मौजूद होते हुए कि हमारे अंदर फौरी तौर पर कोई इस तरह की इंटरवेंशन होगी और उसको फिर अलाउ कर दिया जाएगा, कंडोन कर दिया जाएगा, और कोई ये कहेगा जी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझेंगे कि कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। ऐसा तो खैर नहीं है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का बयानिया जो भी हो, उनके पास पूरा हक है कि वो इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, वो डिमांड भी कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि इलेक्शन में तो तमाम जमातों ने जाना है। ये जो डिस्पेंसेशन इस वक्त आई है, इनका प्राइम टारगेट क्या था कि जी हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त और इतने मॉन्यूमेंटल चैलेंजेस हैं इस डिस्पेंसेशन के पास, इस हुकूमत के पास, कि हुकूमत खुद घबरा रही है उनको रिजॉल्व करते हुए या मुश्किल फैसले करते हुए। इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली फिर यही होगा कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी ब्लीड करती रहेगी। ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है कि यहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब और समेत उनके कोर टीम के वो इस वक्त लंदन में मौजूद है और वहां पर मुशावरत हो रही है। ये ऑप्टिक्स इसके को अच्छे नहीं है, और ना ही शहबाज शरीफ साहब का ये तरीका कार है कि जिस तरह से वो फैसले लेते हैं, वो क्विक डिसीजन मेकर है और वो उनका एक और स्टाइल है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि बर्डन इतना ज्यादा है और सियासी, और ये फैसले ऐसे हैं जिनका बड़ा सियासी भार होगा। ये भार कौन बर्दाश्त करेगा? आज आसिफ जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ही डजंट डू दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एवरी डे। सो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मतलब ये है कि देयर इज एन अनरेस्ट आपको मौजूद नजर आएगा। आपको लगता है गवर्नमेंट के अंदर भी कि यार हमें इनके आधे लोग कुछ कह रहे हैं, आधे कुछ कह रहे हैं। आप लंदन में बात करें तो वो कहते हैं नहीं जी हम आए, जाहिर बात है फौरी तौर पर इलेक्शन तो नहीं होगा, ना ही हम ये इतना बड़ा पेट्रोलियम प्राइस का जो भार है वो अवाम पे डाल सकते हैं। तो फिर आप करेंगे क्या? आपने मुल्क तो चलाना है, आपके फॉरेन आपके जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। हर महीने $1-1.5 अरब का मंसूर साहब टीका लग रहा है, और ये अगर जो इमरान खान साहब के वक्त में शुरू हुआ, मैं समझता हूँ वो भी सियासी गिमिक था। वो फंडेड वो नहीं थी, सब्सिडी हो गया, लेकिन उसने 450 अरब रुपए या 425 अरब रुपए का ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को टीका लगेगा। मुनीफ साहब मुझे एक में ब्रेक लेनी है, लेकिन ये मुनीफ साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास इस किस्म के फंड्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट कर दी, और उसके बाद ये जो अमेरिका मुखालिफ जो भी एक बयानिया स्टार्ट हुआ है, क्या ये कहा जा सकता है, मैं ब्रेक के बाद मुनीफ साहब से सवाल करूंगा, क्या ये कहा जा सकता है कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने सियासी तौर पर अपने कार्ड्स बिल्कुल ठीक खेले हैं
और मुस्लिम लीग नून को और इस हुकूमत को एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया है, और अब इनको समझ नहीं आ रही कि इस ट्रैप में से हमने आखिर निकलना कैसे है। और शायद मुस्लिम लीग नून या आसिफ अली जरदारी साहब जो बड़े पुराने सियासतदान हैं, उनसे शायद कैलकुलेशन गलत हो गई है। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल रखा था कि क्या मुस्लिम लीग नून से कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई, और इमरान खान साहब ने क्या अपने सियासी पत्ते बेहतर तरीके से नहीं खेले। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे ये सवाल है सर, कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई? क्योंकि सुनने में आया है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो इसके बहुत खिलाफ थे कि आप लोग इस तरह गवर्नमेंट को टेक ओवर करें। इमरान खान साहब की हुकूमत की जितना भी उसका बोझ था वो आपने अपने कंधों पर उठा लिया। देखें, हर पार्टी के अंदर ये गुफ्तगू तो हमेशा होती है। जब भी आप किसी मूव पे, किसी मुहिम पे जाते हैं, कोई तहरीक शुरू करते हैं, जैसे तरीके अदम एतमाद की बात अगर आप कर रहे हैं, तो तमाम जो जी डॉक्टर साहब आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है डॉक्टर साहब, आप बोलिए। आ रही है जी? हाँ जी, ये बीच में कभी आवाज़ हुआ है, मैं भी नहीं सुन पाया था। जी। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब भी इसी तरह की कोई तहरीक होती है, किसी भी जमात में कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है, तो बाद उसके जो आपके लीडर्स होते हैं वो उसके हक में होते हैं, बाद उसकी मुखालफत करते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक तरीका है। और इसमें भी मुख्तलिफ राय थी, इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने बात की ठीक की है। बाकी ये है कि हालात ज़रूर मुश्किल हैं, चैलेंजेस बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मौशी चैलेंज है। बाकी चीज़ें तो जो सियासी चीज़ें होती हैं उन्हें सियासी तरीके से ही डील किया जाएगा, और डील कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो पहले भी गुफ्तगू की थी ना, मैंने कहा कि अब एक जमात अगर एट द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन शुरू हो गई है जनाब, के चाहे सिस्टम न रहे, मुल्क रहे ना रहे, वो जनाब हमने फितना और फसाद ही फैलाना है इस मुल्क के अंदर, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। ये तो नहीं कि आप खुली छुट्टी दे देंगे सबको, जो जनाब जो दिल है मुल्क में करता रहे। प्रोटेस्ट का बिल्कुल राइट है, हर जमात को है, वो आईनी हदूद के अंदर रहे, कानूनी हदूद के अंदर रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है मौजूदा दौर में, वो आपका मुआशी चैलेंज है कि आपने मईशत को कैसे कंट्रोल करना है। गालम गलोच के जरिए तो आपको पता है निज़ाम नहीं चलता, और अनफॉर्चुनेटली हालात यहाँ तक तो ले आए हैं कि आपके जनाब गली मोहल्लों में, और आपके जैसे आपने देखा कि यहाँ कासिम सूरी पे यहाँ पे जनाब इस्लामाबाद में अटैक हुआ, मदीना मुनव्वरा तक की मस्जिद नबी तक को जो है वो नहीं माफ़ किया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता ये गली मोहल्लों में ये लड़ाई अगर चलेगी, आप मुझे बताएं आपकी जो नौजवान नस्ल है उसको क्या आगे आप तरबियत और ट्रेनिंग दे रहे हैं? एक दूसरे को फतवे जो अगर दे रहे हैं, मैं इसीलिए इस बात को रोका कि ये कोई मुनासिब बात नहीं है सियासत के अंदर कि मैं बैठा हुआ कह दूं फलां बंदा जनाब, किसी को कह दूं जी वो काफर है, वो कादियानी है, वो गद्दार है। ये सियासत होती है? या इस सियासी माहौल के बाद आप मुझे ये बताएं कि क्या मुल्क में जो है वो कोई बेहतरी या कोई तरक्की आ सकती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही हर चीज लिंक्ड है। लेकिन डॉक्टर साहब हलीम आदिल शेख साहब ने भी जिस चीज की तरफ पिन पॉइंट किया था कि आप लोगों ने भी जो है वो तौहीन मजहब के हवाले से इन लोगों के खिलाफ FIR कटवाई, तो गलती तो फिर आपके एंड से भी है ना? देखें, तौहीन मजहब के हवाले से किसी ने किसी को काफिर डिक्लेयर नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा जनाब जो फलां जो है वो काफिर है, या जैसे मस्जिद नबी में जाके इस तरह की हरकत किया कि किसी ने कहा है कि वो सारे काफिर हो गए हैं। हमारे ऊपर तो ये भी फतवे लगते रहे, आपको पता है जब हमारी हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ क्या करती रही है। ठीक, मुझे प्रोग्रामों में ये जो पीछे वाकयात होते हैं इन्हें दोहराने का कोई शौक नहीं होता कि जब यहाँ पे फैजाबाद धरना हुआ था उसके धरने में जाके कौन लोग बैठे थे। ठीक, और उसके बाद जनाब जब अभी इनके अपने दौर में उन्हीं लोगों ने प्रोटेस्ट किए तो उनके साथ क्या किया गया, ये बातें हमने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं की, इसलिए कि हम सियासत को सियासी अंदाज से, वज़ादारी के साथ, सियासी उसूलों के साथ चाहते हैं। सियासी जो लड़ाई होती है वो सियासी अंदाज से ही लड़ी जानी चाहिए, और सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी नहीं होती कि आप किसी, मेरा आपका अपना पॉलिटिकल आर्गूमेंट है, आपके सियासी नज़रियात मुख्तलिफ हैं, मेरे अपने हैं, हलीम आदिल शेख के अपने हैं, लेकिन ये कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होती कि आप जनाब इसको ज़ातियात की हद तक ले जाएं। और मैंने पहले भी आपको कहा आपके प्रोग्राम में कि जब आप कुफर के और गद्दारी के फतवे देना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आपकी सियासत खत्म हो गई है। ठीक है, आपके पास सियासी दलील खत्म हो गई है। अगर मेरे पास कोई पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल आर्गूमेंट होगा, मैं सियासी बात भी करूंगा, सियासी दलील भी दूंगा। अगर वो नहीं होगी तो मैं या गालियां दूंगा या किसी को गद्दार और काफिर कहूंगा। फिर मेरे हलीम आदिल शेख साहब, जी
हलीम आदिल शेख साहब, ये सारी जो आपने गुफ्तगू सुनी है, ये चंद ऐसे पैरामीटर्स हैं जो डॉक्टर साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जिसकी तरफ कभी भी सियासत को नहीं जाना चाहिए। इसका बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। अगर इस किस्म के गद्दारी और कुफर के फतवे लगना शुरू हो गए तो मुल्क के अंदर एनार्की फैल सकती है। अच्छा खासा मैं कोशिश करूंगा कि चौधरी साहब को गुस्सा ना आए, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा राइट है कि मैं अपनी बात पूरी करूं जी। और मेरी बात भी पूरी जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लाजिम बात अकेले ही होते हैं सामने। तो देखिए बात यह है कि बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। अगर कोई बेस ना हो, मैं लॉजिक दे रहा हूं ना, अगर कोई वजह ना हो तो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। और हम तो ना किसी मजहब की ऊपर किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, ना खामखा से किसी को बगावत या गद्दारी में डालना चाहते हैं। क्योंकि ये जब डिबेट स्टार्ट हुई है, ये कोई ऐसे भी नहीं मैंने स्टार्ट कर दी, आपने स्टार्ट कर दी, चौधरी साहब ने स्टार्ट कर दी, मुनीब साहब ने स्टार्ट कर दी। ये एक पेपर है, एक साइफर है, एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है। उसके बाद चले 2 मिनट के लिए हम कहते हैं साजिश है, ये कहते हैं मुदाखला है, 2 मिनट के लिए उसको भी छोड़ देते हैं। बस देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ ना कुछ है जो मुल्क से बाहर से है, जिसकी बेस हम समझते हैं कि ये जो सारा जो 3 तबड़ जो इनके गले फंस गई है, कुर्सी संभल नहीं पा रही है, हम समझते हैं कि ये सारी जो पूरा टोपी ड्रामा हुआ, किसी नाउस में बंदे खरीदे गए, लोटे हुए, हम क्या पता हम गलत भी तो हो सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं। और उसकी अच्छा अगर ये दोबारा जो नेशनल सिक्योरिटी होती, उसके अंदर पता चलता कि नहीं ये तो फ्रॉड था, ये तो पेपर था, ये जो कह रहे थे ना ये तो पेपर लहराया था, कुछ नहीं था, तो बात होती कि नहीं हमने बड़ा गलत किया, गद्दारी शद्दारी। देखिए कोई तस्लीम करे ना करे, हम समझते हैं और हम ये 22 करोड़ कौम का मुल्क है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, इस हालात में हम नहीं जा सकते और हम इसको गलत समझते हैं। दूसरी बात, एक मिनट हलीम साहब, एक मिनट आगे जाने से पहले, क्योंकि मैंने आपको पूरी बात करने का मौका दिया, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जी, आपने ये फरमाया कि जी हम ये समझते हैं। असल पॉइंट सर ये नहीं है कि आपके समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एक्चुअली कोई कोर्ट ऑफ लॉ ये डिक्लेरेशन ना दे दे कि जनाब ये फलां बंदा गद्दार है या ये काफिर है। आप बेशक उसको जितनी मर्जी दफा समझते रहें। इस तरह तो कल को मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता किसी शख्स के हवाले से ये कह दिया जाए, जनाब एक आदमी कहना शुरू कर दे जनाब ये काफिर है, ठीक है, लेकिन जब तक एक्चुअली या तो वो बंदा खुद ना तस्लीम कर ले या उसे कोई कोर्ट ऑफ लॉ ये ना कह दे कि जनाब हाँ इसने कानून तोड़ा है या इसने अपना मजहब तब्दील किया है, ये तो जब तक इस तरह ना हो, इस तरह तो फिर गद्दारी के और कुफर के फतवे हर बंदा लगाना शुरू हो जाएगा। आपकी अपनी जमात के ऊपर इस तरह की तोहमतें लगना शुरू हो जाएंगी तो कौन संभालेगा फिर उसको जाके? हाँ साहब सदके थी वहां, क्या बात है, आपने जबरदस्त मेरा मसला ही हल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ को फारिग किया और सादिक और अमीर कहा कि नहीं है और डिस्क्वालीफाई कर दिया जी, तो ये जो एक कवाली चली थी जीटी रोड के ऊपर, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, उसमें किस किस इदारे को किस किस तरीके से नाम लेके इन्होंने नहीं कहा था। और आज भी उसके बाद में जो बताया, अगर सब कुछ ठीक था और उसके बाद जो तकरीर उन्होंने की थी, पता नहीं गुजरांवाला में कहा की थी, अगर वो सब कुछ ठीक था तो क्यों बैन किया हुआ है, क्यों अल्ताफ हुसैन की तरह इनको बैन किया हुआ है? मेरा मतलब क्या कि एक वो, अगर मैं कहता हूँ कि जी क्यों लंदन गए, इसमें गुस्सा आया चौधरी साहब को, तो मैं कहता हूँ कि एक शख्स जिसको सजा याफ्ता है, 50 रुपए के बॉन्ड पे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। एक बात, दूसरी आप वाली बात नहीं, लेकिन हलीम साहब क्या, एक मिनट, नहीं हलीम साहब, क्या इस बात की वजह से ये जो कुछ भी अभी आपने थोड़ी देर पहले बातें की हैं, इसके बुनियाद पे क्या कोई शख्स गद्दार हो जाता है? मुझे आवाज आ रही है नहीं शाह साहब, खास साहब मेरी सुन तो ले, पूरा जवाब तो ले लें। ये तो मैंने बताया कि एक, अगर मैं कह रहा था कि वो एक भगोड़े उसके शख्स के बाद गए तो सुप्रीम कोर्ट अब आइएगा, हम पहले दिन से क्या रहे हैं, डिमांड क्या है? प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान साहब, हमारे दिलों के वजीर आजम, डिमांड थी कोर्ट से कि इसके ऊपर बराए करम इस पे नोटिस ले लीजिए, बहुत खतरनाक है। सदर पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया, बहुत खतरनाक है। अब सिंध हाउस का गेट टूटता है, कोर्ट नोट एक्शन में आ जाती है। हमारी दरख्वास्त ये है कि इतना बड़ा मुल्क के 22 करोड़ कौम, जिसपे मेरे तो बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी, मैंने तो अपनी माँ से सुना है कि कितने लोग फैमिली में कटे थे हमारे, हमने तो माइग्रेट किया था, जिन्होंने कुर्बान की इस मुल्क के लिए। हम कहते हैं दोबारा
दोबारा वही गोरे का निजाम आ रहा है, तो इसको आला अदलिया से सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो की रिक्वेस्ट करते हैं। सर जब तक हलीम अगर नहीं होता, हलीम साहब, हलीम साहब अगर नहीं होता, हलीम साहब अगर ये नहीं होता, अगर अब जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट चले, आप कहते हैं सो मोटो नोटिस, जाए जाके आप पिटीशन फाइल कर दें। सो मोटो नोटिस किस बात का, आप जाए जाके पिटीशन फाइल कर दें, आप कहें जनाब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा केस सुना। आपने पहले भी तो किया था ना, जब पैनामा का मामला था, आप लोग तब भी तो गए थे, जाएं आप जाके पिटीशन फाइल कर दें। दूसरी बात ये, आप जिस शख्स के हवाले से गद्दारी की बात कर रहे हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन आज पाक फौज के सरबराह जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा जाते हैं मुल्क के वजीर आजम से मिलने के लिए, तो जाके उनके सामने बैठते हैं, उनको एक वजीर आजम के तौर पर ट्रीट करते हैं, पूरा फौज का इदारा उनको वजीर आजम के तौर पर ट्रीट कर रहा है, मुल्क का सुप्रीम कोर्ट उनको वजीर आजम के तौर पर ट्रीट कर रहा है। और आपकी जमात अगर एक प्राइम मिनिस्टर को यह कह दे गद्दार है, तो आपके लेवल से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। इस मुल्क के किसी इदारे ने या तो उसके इस सिलसिले में सनद दी हो कि हाँ जी हम इसको गद्दार समझते हैं, इसलिए आज के बाद ना इसको सलूट करेंगे और ना इसको मानेंगे। ये दोनों में एक फर्क है एक चीज का। मैं जवाब देता हूं। जी प्लीज प्लीज। साहब, असल ताकतकार सर चश्मा ये अवाम है, ये कौम है, और इस वक्त जो करोड़ों लोग बाहर निकल गए, वो समझते हैं कि ये हुकूमत गद्दारों की है, वो समझते हैं कि ये हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, वो समझते हैं कि ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन है अमेरिका का जो हमेशा करते हैं, वो समझते हैं कि इसके अंदर अमेरिकन पाकिस्तान में अपने मकरू अज़ाइम की तकमील चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये इंडिया के हमें जेर दस्त करने के लिए एक साजिश है। कौम इस नैरेटिव पे खड़ी है, हम अवाम की अदालत में जा चुके हैं, कौम ने उसको हमें वापस जवाब दे दिया है। कल जेलम में भी देखे जलसा, मियां वाली का जलसा, कौम क्या निकल रही है। मुनीफ फारूक साहब आ गया सर, मैं समझ गया, मैं सर आपका आर्गुमेंट समझ गया, मैं सर मैं समझ गया सर, क्लियर हो गया। असल फैसला हमारा कौम के पास है और सामने आ चुका है। ठीक है मुनीफ फारूक साहब, मैं चाहता हूं, मैं आ गया सर, समझ गया, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया सर। मुनीफ फारूक साहब ये असल सर आर्गुमेंट ये है कि कौम ने कह दिया जी, अवाम ने कह दिया, अवाम जलसों में आ रही है, काफी ज्यादा जलसों में आ रही है, और उसने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, अब और किसी वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है, बस कह दिया है कि जनाब ये गद्दारी हुई है। क्या करें सर इसका? देखिए ये राय हो सकती है अलीम आदिल शेख साहब की, और मैं उस राय का एहतराम करता हूँ। उनकी जमात है, उनके लीडर है इमरान खान साहब, वो जो चाहे कहें, उनका एक अपना इस्तेकाक है, उनको जो दिल करता है वो कहें। बहसियत काम पाकिस्तानी के कम से कम मैं इस व्यू को सब्सक्राइब नहीं करता। देखिए कोई एक शख्स, ये जो, मैं तो इस लफ्ज के बड़े खिलाफ हूँ, ये फौरी तौर पे लोगों को कहना, खैर हम सभी खिलाफ हैं, और मैं समझता हूँ ये भी एक क्लीशे है जो हम बार बार कहते हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट ना ये ना करें, बट फिर भी सारा वही कुछ होता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैंने मंसूर साहब आपके सामने पहले भी एक बात अर्ज की, अपने दोनों मेहमानों के सामने, मैं दोबारा कह देता हूँ कि मुल्क का आइसोलेशन में नहीं है, या कोई ये सियासी जमातें या आज की हुकूमत या इमरान खान साहब की जमात के आइसोलेशन में नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और ये साजिशी मफरूजों को साइड पे रख दीजिए। कौन अलाउ कर सकता है कि इस वक्त जी अमेरिका ने, जो बाइडन ने बैठ कर किसी जगह ये सारा प्लानिंग करवाई, और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, और फिर वो कामयाब हो गई। वो तहरीक अदमाद जिसका इमरान खान साहब को पिछले साल का पता था, वो तहरीक अदम एतमाद जिसके हवाले से वो कहते हैं कि ये साइफर आया, सब कुछ हुआ, वो तहरीक अदम एतमाद जिसके हवाले से हम आज भी सवाल पूछते हैं कि जनाब अगर आप ये मरासला आ गया, साइफर आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो जो लैग है बीच में, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, वो पिंडी जो जलसा था इमरान खान साहब का परेड ग्राउंड का, उस वक्त तक उन्होंने उसको नहीं बताया। साथ ही साथ जनाब इमरान खान जब ये आ गया था, उनकी हुकूमत मौजूद थी मंसूर साहब। इमरान खान साहब आज जब फरमा रहे हैं, या उनकी जमात कह रही है कि चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले, एक तो आर्गुमेंट वो आप वाला है, 184(3) के तहत पिटीशन फाइल कर दीजिए। अगर नहीं, तो जब वो खुद वजीर आजम थे, बहसियत वजीर आजम, आप ये नहीं कहते कि जनाब ले ले आप नोटिस ले ले, आप लिखते हैं जी टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप खुद लिखें कि जनाब इसके ऊपर आप एक कमीशन बनाएं हाई पावर्ड किस्म का, क्योंकि मेरे मुल्क के मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। इशू ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, पहले भी उसका इजलास हुआ, बाद में भी हुआ, जो लैंग्वेज है, जो मरासला है, जो साइफर है, वो अनडिप्लोमेटिक है। इशू ये है कि हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब इमरान खान साहब को बसद एहतराम, उनको ये है कि नहीं, मैं क्योंकि अब इक्तदार में नहीं रहा, तो अब ये आप इलेक्शन करवाएं।
पहले भी इमरान खान साहब की हुकूमत, जो टोटल आपका इलेक्टोरेट है, जो टोटल नंबर ऑफ वोट है, वो ये नहीं है कि कोई वो 60-70% मुल्क के वोट लेके उनकी को हुकूमत बनी भी थी। वो 30-40% की मेजोरिटी थी या 30-40% का वोट था। अब इशू ये है कि इलेक्शन में सब ने जाना है और इवेंचुअली जाना पड़ेगा, हर एक को जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि ये इस तरह जो रट लगा ली गई है कि ये जो आए हैं ये गद्दार है। मुझे जरा 10 बातें तो गिन के कोई बता देना कि अमेरिका ने शहबाज शरीफ की, ये जो आज की हुकूमत है, ये जो शहबाज शरीफ साहब की, इससे क्या 10 काम करवा लेने हैं, मुझे जरा ये बता दें ताकि हमें भी पता लगे ना, कोई टेंजिबल बात सामने है कि ओहो अच्छा यार ये 10 काम इन्होंने करवा लिए हैं शहबाज साहब से। कोई नलका निकलवाना है, कोई डैम बनवाना है, किसी का पोस्टिंग ट्रांसफर करवाना है, कुछ करवाना है, ठीक, पता तो चले अमेरिका ने करवाना क्या। पता करते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि क्या काम करवाना है शहबाज शरीफ से अमेरिका ने। ये सारी डिटेल्स पे बात होती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसके बाद इलेक्शंस आखिर किस तरह मुनक्किद होंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे लंदन यात्रा की भी और गद्दारी के जो फतवे लगाए जा रहे हैं, गद्दारी का लेबल लगाया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात हो रही थी। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20 मुनरिफ अरकान हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस को फारिग कर दिया गया और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ऐलान किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा। सर, इस मौजूदा सूरत हाल में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी एतमाद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि पाकिस्तान के मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस किस तरह मुनक्किद होंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज जो रेफरेंस का जो फैसला आया है, मेरा ख्याल है कि उसको समझने के लिए आपको कोई वकील होना या माहिर कानून होना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों को आप मुनहरिफ मेंबरान कहते हैं, जो नाराज़ लोग हैं तहरीक इंसाफ के MNAs, उनके स्टेटस में या उनके अमल में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुआ है, उनका अमल और जो बाकी तहरीक इंसाफ के MNAs उनके अमल में फ़र्क क्या है, ये तो एक आम आदमी से पूछूँ आपको बताएगा कि कोई फ़र्क नहीं है। ना तहरीक इंसाफ के दूसरे MNAs ने वोट दिया इमरान खान साहब को या इमरान खान के मुखालिफ शहबाज साहब को, न ही इन 20 लोगों ने इमरान खान साहब को या उनके मुखालिफ शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया। डॉक्टर साहब ये तो आप ये टेक्निकल नॉकआउट मार रहे हैं ना सर? टेक्निकल नॉकआउट है ना, टेक्निकल मौकफ नहीं है। मैं सर, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने इसलिए कहा था कि इसका कोई माहिर कानून होना जरूरी नहीं है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं इत्तेहादी जमातों के वोट से, एक भी मुनहरिफ मेंबर का वोट उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको सर पंजाब असेंबली में, और इस बात पे आप अगर रेफरेंस कर रहे हैं सर डॉक्टर साहब शौक से करें। डॉक्टर साहब मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिएगा कि आपको याद है आपके पंजाब असेंबली के 5 या 6 अफराद मुस्लिम लीग नून के जो उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिल गए थे और जाके उन्होंने ऐलान भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको वो टाइम याद है ना, जो पंजाब असेंबली के MPs हैं, याद है आपको? जी बिल्कुल याद। उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया था, सब कुछ नहीं हुआ था। आपके लोगों ने उनके सरों के ऊपर जाके लोटे रखे थे और उनको लोटा लोटा कह के पुकारा गया था। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कोई वोट नहीं दिया था। अब आप नथिंग हैपेंड। अब आप देखें, मैंने पहले आपने इलेक्शन कमीशन की बात की जो एक टेक्निकल बात है। मैं यही तो कह रहा था कि तुम टेक्निकल खेल रहे हो। मैं तो कहा इलेक्शन कमीशन ने फारिग कर दिए थे जी। नहीं, क्या वो 6 मेंबरान 6 MPs इलेक्शन कमीशन ने फारिग कर दिए थे? उन्होंने कोई किए थे ना, उन्होंने वायलेशन कोई नहीं की ना सर। फारिग तभी होते हैं जी, तो वायलेशन उन्होंने भी कोई नहीं की, मुनहरिफ मेंबरान ने भी कोई नहीं की। तो मैं आपकी टेक्निकल बात को इख्तिलाफ किया, खुल के किया सर। आपकी टेक्निकल बात को डॉक्टर साहब मैं तब मान लूं ना, मैं तब मान लूं जब आप ये कहें कि हाँ जी वो जो 5-6 थे वो भी लोटे थे, ये जो 20 थे ये भी लोटे हैं। देखिए, बात ये है जी कि अब किसी को मैं गालियां तो नहीं दे सकता प्रोग्राम में बैठ के, किसी को लोटा कहूँ, फिर वही बात है, किसी को गद्दार कहूँ, किसी को चोर कहूँ, किसी को फलां कहूँ जी। ये हमने ना इस तरह की सियासत की है ना हमने करनी है, हमारा अपना एक अंदाज है, हमें सिखाया गया है, जो हम उसी तरीके से चलते हैं जी, जिंदगी में भी और सियासत में भी। बात सिर्फ ये है जी कि मैंने आपको इतनी बात बताई है कि इमरान खान साहब से उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ पे एतराज़ किया, उनकी गवर्नेंस पे एतराज़ किया, लेकिन इमरान खान के मुखालिफ उन्होंने वोट नहीं दिया। इमरान खान की हिदायत को उन्होंने या डायरेक्शन, पार्टी डायरेक्शन को उन्होंने
आप ये कहें कि उसके खिलाफ नहीं चले। मैं तो सिर्फ ये आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, बाकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें क्या कहते हैं, या ये कि आगे जाके इलेक्शन में वो किस बात से लड़ते हैं इस टर्म पूरी होने के बाद जब इलेक्शन आते हैं, ये बात की बात है ना। चलें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात के ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने के खिलाफ जाके उसके खिलाफ रेफरेंस लेके आएंगे, कोई बात बनती नहीं है। हलीम आदिल शेख साहब, समझ में नहीं आती, कोई मंतक समझ में नहीं आती। हलीम आदिल शेख साहब, अब आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर रेफरेंस भी लाते हैं, वो रेफरेंस भी अगर मुस्तरद हो जाता है, इस्तीफा वो देते नहीं, मौजूदा हुकूमत में आप बैठना नहीं चाहते, मतलब ऑपोजिशन में जाके बैठना नहीं चाहते, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील नहीं होता, तो फिर अगला इलेक्शन आप लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्या करेंगे उस इलेक्शन का फिर आप? देखिए, खासा बड़ा सीरियस इशू है कि इतनी बड़ी जमात जिसकी 155 सीट्स थी, आज जो सबसे बड़ी जमात है, 183, 155, हमारी 155, बाद में लोटे बन गए, उसमें इन्होंने खरीद लिए। अगर वो जमात इस इलेक्शन कमीशन को तस्लीम नहीं करती तो कोई वो मैच हो ही नहीं सकता जहां अंपायर न्यूट्रल ना हो। और जो हमने आज बात की, फैसला हमें इसका पहले से पता था फैसला आना है, तभी हमने मुजाहरे भी किए थे, अंडरस्टूड था ये, चूंकि वो बात है ना आखिरी दिन में खान साहब ने की थी, को रह तो नहीं गए जो खिलाफ ना हो। अच्छा, वैसे ये मैं आपकी बात काट रहा हूं हलीम साहब, ये अच्छा लगा कि आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर न्यूट्रल ना हो। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल चाहिए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब, मेरा ख्याल है कि मेरा राइट है, मैंने बताना कि हमारा एक पॉलिसी हमने बनाई हुई कि एक एनालिस्ट हो, एक आपको पता है 3 लोगों से बात करनी है, मेरा राइट है, मैं बात कर लूँ अपनी, अगर आप इजाजत दीजिए मुझे, मैं अपनी बात करूँ उसके बाद जरूर। अच्छा सर, टाइम अगर मेरे पास, सर शेख साहब मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आपका शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और मुनीफ फारूक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।